गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में देख रहे थे हम लोग हमारी पृथ्वी के अंदर अध्याय 2 से। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर देखेंगे अध्याय 3, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी। क्या देखेंगे हम लोग? हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। किस क्या है? स्थलमंडल। स्थलमंडल किसे कहेंगे? जैसे हो गया है ना ऊपरी भाग, जैसे हम लोग रहते हैं स्थलमंडल। तो यहाँ देखेंगे हम लोग स्थलमंडल यानी भूपर पट्टी अनेक बड़ी कुछ छोटी कठोर असमान आकार प्लेटों में विभाजित, जिन्हें स्थलमंडल प्लेटें कहते हैं। तो ऊपर वाली भाग क्या कहलाएंगे? स्थलमंडल, है ना। तो अनेक प्लेटों में क्या है? विभाजित है, जिन्हें क्या कहते हैं? स्थलमंडल, स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ क्या करती है? घूमती रहती है, जिसमें हम रहते हैं, है ना। हम लोगों को पता भी नहीं चलता कि यह चक्कर लगा रहा है या घूम रहा है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा यानी एक लावा टाइप से, है ना, मतलब जमीन से निकलती है। वह मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा अंगारा टाइप से एकदम लाल, है ना, वह क्या कहलाएगा? मैग्मा। एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है नीचे। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्त के रूप में ऐसे क्या करते रहता है? वह राउंड करते रहता, घूमते रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। यह देखते हैं हम लोग इधर, है ना, वो मैं बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या होते रहता है? परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बहिर्जनिक यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होता है? घटित होता है ना, उसे क्या कहते हैं? अंतर्जनित बल। और यहाँ देखिए, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बहिर्जनित, है ना, बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चित्र 3.1 अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, यानी अचानक से गति उत्पन्न करते हैं। तो धीमी गति कभी अचानक गति करते हैं, तो कभी धीरे से। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की गतियाँ, यहाँ देखिए उसका स्थल रूप का विकास किस तरह होता है, उसको यहाँ बताया गया है ना। स्थल रूप पृथ्वी की गतियाँ अंतर्जनित बल, आकस्मिक बल, पटल विपूर्ण बल। अंतर्जनित बल के बाद क्या होता है? आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल। फिर इसमें से क्या उत्पन्न होता है? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। आकस्मिक बल से क्या क्या उत्पन्न होते हैं? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। और अंतर्जनित बल से पटल विपूर्ण से पर्वत निर्माणकारी बल। और इधर देखते हैं बाह्य जनित बल।
अपर्दन एवं निक्षेपण, नदी का बहता जल, पवन, समुद्र तरंग, हिमनद। तो हम लोग यहाँ देखेंगे शब्दावली। स्थल मंडलीय प्लेट भूपर पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी है। ज्वालामुखी किसका, एक किस चित्र का चित्र है, ज्वालामुखी। तो हम लोग यहाँ कब पढ़ेंगे, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपर मतलब अचानक बल के कारण क्या उत्पन्न होता है, ज्वालामुखी भी। ज्वालामुखी भूपर पट्टी पर खुला एक छिद्र ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है, भूपर पट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। चित्र 3.2 इसको बोल रहा है ना। यहाँ क्या है, मैग्मा कोष्ठ यहाँ से उत्पन्न होता है ना, तो ये क्या हो गया, यहाँ निकलता है, यहाँ से निकलते, ये निकास वेट है लावा, ये लावा है ना, ये क्रिएटर और गैस व राख यहाँ से निकलती है। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों क्या कर सकता है, गति कर सकता है। कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। कंपन को दूसरे नाम से क्या कहते हैं, भूकंप। चित्र 3.3 भूपर पट्टी के नीचे वह स्थान है जहाँ कंपन आरंभ होता है, उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र की भू सतह उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। अधिकेंद्र के निकटतम ये नज़दीकी भाग में सर्वाधिक क्या होती है, हानि होती है। एवं अधिकेंद्र के से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ देखिए, उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का स्थान केंद्र कहलाता है। भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। अधिकेंद्र और प्लेट सीमा। यहाँ देखेंगे हम लोग, ऊपर वाले छोड़ देंगे। भूकंपीय तीन तरंगे कितने प्रकार की होती है, 3 तरह। भूकंप की जो लहर होती है वह कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पी तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, और थर्ड है एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों
तो इसके प्रभाव से निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। स्थानीय लोग यानी जो वहाँ रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, भूकंप की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन मतलब भूकंप आने से किस प्रकार के व्यवहार करते हैं जानवर, उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। जो हमेशा अनुमान लगाता है वो। उसके बाद तालाब में मछलियों की उत्तेजना, उनकी उछलना कूदना बढ़ जाना, सांपों का धरातल पर आना। यहाँ देखते हैं हम लोग भूकंप की एक वस्तु स्थिति अध्ययन। किसके बारे में देखेंगे हम लोग, भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर, भुज में भूकंप के झटके। भुज एक शहर का नाम है। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। कहाँ भूकंप आया था, भुज शहर में, है ना। सेकंड नंबर, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। कितनी स्कूल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है कंपन से। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम कितने छात्र हैं, 971 और टीचरों की संख्या 31। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाई आदि ना पहुंचाने के कारण हालत चिंताजनक। भुज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए, सब बंद हो गए, है ना। शहर में आग। चारकोल एवं अंगीठी के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर क्या हो गया, आग लग गया। कोयला और अंगीठी यानी अंगारों की बात कर रही है। 6 नंबर है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। वहाँ के राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। 7 नंबर, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से विद्युत सहायता मांगी थी। हाँ, ये देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप में। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचार पत्रों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। कहाँ आश्रय लेना है, कहाँ रहना है भूकंप के समय, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे और दीवार के अंदरूनी कोने में, यानी इस टाइप से, है ना, इस टाइप से। तो यहाँ तो अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। ये सब क्या है, टूटने की चीज़ें हैं। तस्वीर है ना, तस्वीर
फ्रेंड्स, पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। हमें अपने परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाना है एवं आपदा का सामना सब के सब विश्वास के साथ करें। मुख्य स्थलाकृतियाँ: अपक्षय एवं अपरदन। अपक्षय, तो हम लोग जानेंगे अपरदन और अपक्षय के बारे में। अपक्षय नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होते जा रही है। अपरदन मिट्टी को बहाना, अपक्षय मतलब है कि मिट्टी की काटना है ना, मिट्टी को काट काट करके क्या करना, ले जाना। जैसे नदी किनारे की मिट्टी क्या हो जाती है, गिर कर बहा ले जाती है ना, पानी के साथ में। तो वही बोल रहा है अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार क्या होती जा रही है, विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से क्या होती है, अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं, यानी उसके मिट्टी ला करके वहाँ छोड़ना है। जैसे ऊपर साइड से पानी क्या करता है लेके आता है मिट्टी को, और यहाँ इधर से लेकर के आएगा और यहाँ छोड़ देगा, और वो पानी क्या करेगा, बाहर आगे चले जाए, निक्षेपित करना। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न आकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य: नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर वाले शैल या ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है। यहाँ देखिए, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। जैसे इस टाइप से है ना। इसके बाद विसर्पों को किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। इस टाइप से है ना। तो वह क्या हो जाता है, वह अलग कट जाता है और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चाप झील, है ना। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से क्या करने लगते हैं, बाहर बहने लगते हैं।
फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदानों का क्या करती है? निर्माण होता है। नदी की उचित तटों को तटबंध कहते हैं। उठा हुआ भाग को क्या कहते हैं? तटबंध। तटबंध समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह कैसे हो जाता है? धीमा हो जाता है तथा नदी के अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। मतलब बोलना चाहिए जैसे मिट्टी को लेकर के, छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर के ला करके कहाँ छोड़ देती है। नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यहाँ यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। वहाँ जैसे यहाँ छोड़ करके पानी आगे बढ़ते जाना है ना। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने को अवसादों के संग्रह से क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। इधर देखिए ये क्या है? इधर फैलने लगा है मुख्य नदी, तो यहाँ क्या वितरिका यानी फैल जाता है अपने अपने। फिर सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है ना। समुद्री तरंगों के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़े और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। यहाँ देखिए समुद्री तरंगें लगातार किससे टकराती है? शैलों से, पत्थरों से, जिससे दरार विकसित होती है। जिससे दरार क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको क्या कहा जाता है? समुद्री गुफा। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को तटीय मेहराब, इधर है समुद्री गुफा। किसके वजह से होता है ये? टकराव की वजह से। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या कहा जाता है? स्टैक। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे ऊंचे शैलों को समुद्र भृगु कहते हैं। यहाँ देखिए समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर यानी खड़े भाग को उठे हुए ऊंचे शैल तटों को क्या कहा जाता है? समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद का ऊर्ध्वाधर उठे ऊंचे शैलों के समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। हिमनद के कार्य। यहाँ देखिए हिमनद, हिम मीन्स बर्फ है ना, हिमनदी। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों को अपरदित कर देती है। यहाँ देखते हैं
हिमानी बर्फ की नदियाँ हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टाने से गुलास में मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गुलास में मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। क्या हिम की नदियाँ है ना, वो हमेशा क्या होती रहती है, बहते रहती है। तो उसमें की जो गुलास में मिट्टी है वह और पत्थरों से जो भूदृश्य करती भूमि की जो दृश्य है वह क्या होती जाती है, बहती जाती है, अपरदन कर देती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करता है। हिम की नदी है वह कैसे करती है, खाई बनाती है, मतलब गर्तों का निर्माण करती, गहरे गड्ढों का। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती हैं। ये निक्षेप तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये जल हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है। पवन के कार्य, पवन हवा है ना, से कार्य क्या है देखते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू डिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। ये क्या है देख रहे हैं, ये सब बालू है। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण के प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं। ये क्या है, छत्रक के आकार के, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, छत्रक सेल। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग की आसानी से काटती है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काट सकती है। इसलिए ऐसे सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष वितरित होते हैं। यह क्या है, मतलब उसके जो छत्रक सेल होते हैं वह क्या होती है, सेल के आधार पर संकीर्ण यानी सकरा एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको क्या कहते हैं, बालू टिब्बा। चित्र 3.10। जब बालू कणमहीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कर्ण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर अगले दिन आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है। आप लोग का हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, इतिहास खंड। अब आप लोगों को नागरिक शास्त्र खंड होमवर्क में मिल रहा है। फर्स्ट चैप्टर का है, पहला नागरिक शास्त्र का पहला अध्याय, देश और राज्य, पहला अध्याय का है। आप लोगों को दिया जा रहा है 3 क्वेश्चन है ना। भारत की सीमा से लगे देशों के नाम लिखिए। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। देश और राज्य में क्या अंतर है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को करना है ना। और होमवर्क करके टाइम से मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।